इस वक्त अयोध्या में है और यूपी पीसीएस का परीक्षा अब आ चुका है और आपने देखा है जिस तरीके से देश में जो भी बहनें भाई टॉप किए हैं उनके घरों पे खुशियों का तांता है और दूर दूर से लोग रिश्तेदार भाई परिवार और भी जो भी रिलेटिव हैं लोग बधाई देने आ रहे हैं। मैं भी अब आ गया हूं अयोध्या नगरी में और निधि जो शुक्ला जी हैं इस अयोध्या नगरी के बिटिया हैं जो आज के डेट में मैं कहूं तो इन्होंने टॉप किया है, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट में इन्होंने पास किया है। तो बहुत बहुत सबसे पहले बधाई आपको निधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सवाल वहाँ से शुरू करूँगा। अभी इस समय आपके मन में क्या खुशियाँ चल रही है, क्या मतलब कैसा चल रहा है ये सब पास होने के बाद? क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार बहुत सारे रिलेटिव लोग आए हैं लोग जी सर। रिजल्ट आने के बाद से तो मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया लाइफ में, बिल्कुल लाइफ ही चेंज हो गई है। मतलब लोग इतनी बधाइयाँ इतनी खुशियाँ दे रहे हैं, घर वाले खुश हैं और मैं खुद बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब जो था जितनी मेहनत थी वो आज सफल हुई है। तो खुशियाँ सर बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। तो अब मतलब ये खुशियाँ के बाद क्या सोच रही हैं, करने वाले क्या हैं, मतलब करने वाले क्या हैं आप इसके बाद? जी अभी तो मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी एसडीएम के पोस्ट पे सर उनको तो सबसे पहले मुझे फुलफ़िल करना है, क्योंकि सबसे पहला जो मेरा काम होना चाहिए वो होना चाहिए समाज सेवा सर। तो जिस चीज़ के लिए मुझे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करूँगी। और सर इसके बाद मुझे यूपीएससी के भी एग्ज़ाम्स देने हैं तो वो मेरा अगला उसमें सर इस बार मैं अटैम्प्ट दूँगी। तो सर अब देखते हैं उसमें। मतलब खुशियाँ बहुत खुशियाँ हैं। पहला सवाल और पहला जो भी जिम्मेदारियाँ मिलेगी और ईमानदारी से आप निर्वहन करेंगी कहा जाए तो अब ये बताइए इस तैयारी करने के लिए मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको दिक्कत करना पड़ा, दिक्कत सहना पड़ा सबसे ज़्यादा दिक्कत? क्योंकि सब खुशियाँ पूछते हैं, हम थोड़ा दिक्कत से शुरू करते हैं आपको। सर दिक्कत तो जैसे मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत थी। जैसे इनिशियली हम छत्तीसगढ़ में थे तो चूँकि वो वैसा जैसे हमारा एक छोटा सा गांव पड़ता था तो गांव में पता ही कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी होती है। तो मुझे स्कूलिंग के लिए जैसे 40 to 45 किलोमीटर एक साइड का ट्रैवल करके जाना पड़ता था और वो अकेला सिंगल ऐसा स्कूल था जो इंग्लिश मीडियम था और वो पूरा पहाड़ों के नीचे जा करके बसा होता। हम पहाड़ों के टॉप पे रहते थे क्रॉस करके। तो वो जो एक पूरा सिनेरियो था वो उस टाइम तो मतलब तभी भी था, लेकिन आज अगर मैं सोचती हूँ तो वो बहुत ही मुश्किल समय था। स्कूल जाना फिर इतना टाइम जाना उसमें, लेकिन मेरा होता था कि मैं बस में भी पढ़ती रहती थी। जो मेरे बस के आधा सफ़र होता था उसमें मेरा फिक्स है कि मेरे को आधे सफ़र तक पढ़ना है। आधे सफ़र से फिर मेरी एक फ्रेंड मिलती थी, फिर हम लोग उसके साथ मतलब जाते थे, बात करते थे। तो स्ट्रगल की बात करें सर तो दिक्कतें आई। वो एक पहली दिक्कत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की अनअवेलेबिलिटी के कारण। सर दूसरा रिसोर्सेज जैसे यूपीएससी या यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए रिसोर्सेज की बहुत कमी है, स्पेशली जो टाउन्स हैं या जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ इनिशियली। फिर धीरे धीरे जब मैं यहाँ पे 11th-12th में अपनी दीदी और जेजी के पास रहने आई, यहाँ पे पढ़ाई शुरू करी, तो यहाँ से फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। और सर अगर किसी भी इंसान के पास अगर मेरे घर वालों जैसे पिलर्स हो ना तो वो सक्सेस पाएगा ही पाएगा। आज नहीं कल पाएगा लेकिन पाएगा ज़रूर सर। जी दिक्कतें वहाँ भी था और कहा जाए उसके बाद ये आसान नहीं है आईएएस पीसीएस और एसडीएम बनना, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से दिक्कतें आपने बताया। और जैसे कहा जाता है एक गांव से घर से आपके पिता का साया छूट गया, माँ का भी कहीं न कहीं ख्याल रखना पड़ा होगा, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई बहुत सारी व्यवस्थाएं तो है नहीं, क्योंकि माँ अकेली रहती, आप चली गई होंगी तो माँ को यहाँ पे देखता कौन था आपको? ये मेरे दीदी जी जो थे मम्मी उनके पास रहती थी, क्योंकि हम 3 बहनें हैं, दोनों दीदियों की शादी हो गई है। तो मैं अकेली दिल्ली में पढ़ती थी तो मैं छत्तीसगढ़ वाले घर में रह नहीं सकती थी। तो बड़ी दीदी ने पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिया जी ने पूरी जिम्मेदारी उठाई कि मतलब मम्मी यहाँ पे रहेंगी तो उनकी देखभाल भी अच्छी हो जाएगी और सर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे वहाँ से इम्प्रूवड ही हैं। तो इन सारी रीज़न की वजह से मम्मी यहाँ पर ही हैं और मैं यहीं से समझ लीजिए दिल्ली आना जाना मेरा यही घर है, समझ लीजिए। यहीं से आना जाना मतलब तैयारी यहीं से शुरू किया और यहीं पे लोग बधाई भी देने आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और बगल में माता जी बैठी हैं और बगल में उनके यहाँ पे जीजा जी भी बैठे हैं। तो सबसे ज़्यादा अब बताइए सहयोग किसने किया आपका? सर मतलब सबसे पहले ज़्यादा सहयोग कौन किया और सबसे पहले आपने संदेश किसको दिया कि मतलब मेरा निकल गया, एक बताया कौन सबसे पहले आपको? सर रिज़ल्ट देखने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब मैंने कहा था जिया जी ही हैं, वो फॉर्म फिल करते थे, वो बस मुझे पढ़ना होता था। वो फॉर्म फिल करने से लेकर के रिज़ल्ट देखने तक उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने कहा था जिया जी अगर होगा नाम में तो मुझे बता दीजिएगा और नहीं तो मत बताइएगा। और बस अंदर ही अंदर चल रहा था क्या होगा क्या होगा। और जैसे पीडीएफ आया तो फिर जिया जी ने ही देखा और रैंक 8 देखी
तो फिर हम लोग तो सब खुशी से बिल्कुल रोने लगे, 15-20 मिनट पहले रोए हैं अच्छे से। उसके बाद फिर हुआ कि हाँ चलो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। फिर फ़ोन कॉल्स सारा ये लोग आने लगे मिलने जुलने। तो वो सर, और अगर प्रेरणा मतलब किसको सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगी इस फील्ड में या इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के टाइम पे, तो अलग अलग डायमेंशंस थे। जैसे कि कभी भी जैसे मुझे मोरल सपोर्ट चाहिए होता था या मेंटल सपोर्ट चाहिए, मेरी दीदी बहुत अवेलेबल रहती थी, बड़ी वाली दीदी। मोटिवेट वो करती रहती हाँ, थी। मोटिवेट करती थी, साथ ही साथ मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ लीजिए मेरी दीदी थी। उनको मुझे जो भी बातें शेयर करनी हो, क्योंकि हम मम्मी से सारी चीज़ें नहीं बता सकते, उनकी एक एज है, उनका हर एक पहलू देखना होता है। तो दीदी से सारी दिक्कतें बताना, उनसे शेयर करना। बीच वाली दीदी का रोल ये रहा कि वो हमेशा मुझे गाइड करी, स्पेशली मेरे जो इनिशियल फेजेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको अच्छी चीज़ें मिल गई तो आप आगे बढ़ते हो, नहीं तो अगर वहाँ पे अगर आपकी चीज़ें खराब होती हैं, तो जैसे उन्होंने मुझे 8th-9th क्लास में ल्यूसेंट पूरी बोली थी कि एक बार पूरा पढ़ लो, रिवाइज कर लो। तो ल्यूसेंट मैंने तब से, फिर दीदी ने कहा, और मैं उस टाइम पे हम दोनों ने ही साथ में बैठ के पढ़ाई की थी ल्यूसेंट के साथ। फिर उन्होंने मुझे डायरी राइटिंग की बहुत अच्छी हैबिट डलवाई, जो अभी तक इवन मैं उसको फॉलो अप करती हूँ। तो ये सारी दीदी का कंट्रीब्यूशन था। बड़े वाले जीजा जी ने सारी ये चीज़ जिम्मेदारी ली कि तुम बस पढ़ो, तुमको और कोई चिंता नहीं करनी है। मम्मी की, दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से जिम्मेदारी उठाई। बीच वाले जीजा जी ने हमेशा, कभी भी पैसे की दिक्कत हो या कभी भी बात करने का हो, तो हमेशा समझाते थे, अप्रिशिएट करते थे एफर्ट्स को। तो सर कलेक्टिव हेल्प रहा है मम्मी का, जिया जी, दीदी, सबका। और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है चेतन जोशी सर, उसने मेरी बहुत मदद की, स्पेशली जब मेरा लास्ट ईयर नहीं हुआ था। फिर हुआ कि अब क्या दिक्कत है, अब क्या कमी है, उसको वापस से देखना है। तो उसने मेंस में फिर मेरी कॉपीज़ चेक करी, रीचेक करी, और सर फाइनली मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के साथ आज मैं यहाँ पे हूँ। चेतन जोशी जी और जीजा और दीदी जी ने, ये लोगों ने मिलके आपका बहुत सारा सहयोग किया, जो हर स्तर से मैं कहूँ तो सुख दुख में हर जगह खड़े रहे, है कि नहीं। अब आते हैं, सबसे पहले किसको बताई थी कॉल करके वो चीज़ें आपने घुमा दिया बातों बातों में। मम्मी को बताई थी, जीजा को कि जोशी जी को? जीजा जी ने रिजल्ट देखा था, हम सब यहीं बैठे हुए थे। और कहा जाए जीजा जी और दीदी जी और दोस्त ऐसा मिल जाए, जीजा और दीदी, तो एक कहा जाए तो साली जी को IAS और PCS बना सकते हैं मोटिवेट करके, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सबका बहुत कम देखने को मिलता है कि जीजा साली को इतना देखभाल करे आज के समय में देखा जाए तो, क्योंकि अपने अपने में लोग व्यस्त रहते हैं। नहीं, मेरे लिए तो मतलब मेरे पापा के बाद अगर मैं किसी को सेकंड फादर कह सकती हूँ तो मेरे जीजा जी ही हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब एक बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखा, छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसको फिर धीरे धीरे समझाना, करवाना चीज़ें। तो मेरे लिए तो यही सेकंड फादर हैं। अगर कोई नया युवा जो इस समय बहनें जो भी हैं पढ़ना चाह रही हैं, तैयारी करना चाह रही हैं, उनके लिए क्या संदेश और छोटा में कम टिप्स में क्या कौन सा ऐसा टिप्स देंगे कि वो लोग भी PCS बन जाएं? देखिए, पहली बात तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्पेशली अगर ऑफिसर लेवल की करनी है तो रिसोर्सेज सबको पता होता है, मैं रिसोर्सेज पे नहीं जाऊंगी। लेकिन आपको करना कैसे, आपको थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 500 पेजेस की बुक पढ़िए और रटते जाइए, आप रिविजन पे फोकस करिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज समय में तो नहीं लगता कि 500 पेजेस रट लेगा कोई जी, लेकिन आजकल जैसे 1-2 बुक्स ऐसी हैं जिनको लोग कई बार पढ़ते हैं। मेरे खुद नोन में ऐसे फ्रेंड्स हैं। तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस मत करिए, आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वैल्यू करिए। और दूसरी चीज़ की स्मार्ट स्टडी करिए। और तीसरी चीज़ कि बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। आपको प्रीलिम्स से पहले ही मेंस के लिए रेडी होना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर प्रीलिम्स के जब रिजल्ट्स आते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 to 2.5 मंथ्स होते हैं, और उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी मोड़ी रिविजन चलती रहेगी। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि आपको पूरा इंटीग्रेटेड में लेके चलना है कि प्रीलिम्स है, फिर मेरा मेंस है, फिर मेरा इंटरव्यू है। जैसे मैंने अपने मेंस का टाइम पे आंसर राइटिंग मैंने लाइक 67 to 68 आंसर्स लिखे थे, माइक्रो टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट में ला करके। तो वो पॉसिबल क्यों हो पाई, क्योंकि मैंने जैसे ही PT दे के जैसे ही मैं दिल्ली गई, उस दिन से मैंने फिर ज्वाइन करके लिखना शुरू कर दिया था। तो आपको बहुत अलर्ट वे में काम करना है। आप ये सोचें कि अब रिजल्ट आएगा फिर मैं टेस्ट लिखूंगी, तो दिस शुड नॉट बी लाइक दैट। सो इस पे फोकस होना चाहिए सर। आप, मैं कहूँ तो निधि शुक्ला जी कितना घंटा पढ़ लेती थी?
जी सर, देखिए घंटा तो मतलब ऑब्वियसली मैं अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ने पे बिताती थी। मैं घंटे पे कभी काउंट नहीं करी अपना, लेकिन अगर मैं मॉर्निंग में 6 o'clock उठती थी या क्या 5:30 कभी पे। ऐसा कोई चैप्टर कोई रूल बनाई कि हमको ये विषय इतना घंटा पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश या जो भी चैप्टर है, जो भी विषय है, वो कितना कितना घंटा का समय देती थी, कितने मिनट? जी मैं स्टडीज़ करती थी स्लॉट्स में, जैसे मेरे 2 से ढाई घंटे के स्लॉट होते थे एक पर्टिकुलरली किसी भी सब्जेक्ट के लिए। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो फ्रूटफुल कम थे, तो मैं एक बुक लेती थी, उसको पूरे दिन में मतलब मुझे इतना भी टाइम मिलता था खाना पीना और बाकी चीज़ों के बाद, तो मैं उसको फिर उसी को बुक को पढ़ने में लग जाती थी। और मैंने रिवीजन बहुत किया है उसके लिए, मतलब मैंने मेरी एक एक बुक्स हैं जो बिल्कुल फटने के कगार पे आ गई हैं, तो आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रिवीजन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपका कितने सालों का संघर्ष है जो आज ये खुशी दिख रही है, कहा जाए तो? जी देखिए ये संघर्ष जो है ये मेरा अच्छे से कहा जाए तो 2021 के जनवरी में शुरू हुआ था। तो और उसके बाद ही जस्ट कोविड आ गया था, तो फिर मैंने अपने घर में 1 साल पढ़ाई करी। फिर 2022 में मार्च में मैं दिल्ली गई थी, और सर उसके बाद से ही जो मेरे मतलब और जो एग्ज़ाम्स हैं सर वो फिर होने लगे थे। ये सपना आपका था कि आपका पिताजी के था? देखिए बचपन में थी तो मुझे सपना मतलब इतना पता नहीं था ये सब चीज़ें होती क्या हैं, कैसे पढ़ा जाता है क्या। लेकिन पापा ने ही एक बार कहा था कि बेटा, मैंने कहा था पापा कैसे बनते हैं ऑफिसर, तो पापा ने कहा था बेटा 9 घंटे पढ़ लोगी तो ऑफिसर बन जाओगी। अगले दिन ही पड़ गया संडे, मैं 9 घंटे पढ़ के। तमाम मैंने आर्टिकल पढ़ा देखा उसमें कि एक पिता का सपना था कि बिटिया अधिकारी बने। अब अधिकारी कौन सी अधिकारी बनेगी ये निर्णय नहीं था, क्लियर नहीं था। बिल्कुल नहीं, पापा का यही था कि बेटा कुछ अच्छा करो जिससे हमारा नाम रोशन हो। तो मैंने कहा पापा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा बेटा अधिकारी बनो। तो फिर तब से वो जहन में एक बात उतर आई थी जी, तब से ही। बहुत सारे जो तैयारी करने वाले युवा और युवतियां हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, 90% ये देखने को मिलता है जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, 90% तो सोचते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। उनको 10% नहीं पता रहता है, लेकिन वो 10% ऐसे जगह जाते हैं, 10% पे चले जाते हैं। मतलब सक्सेस 90% पे उनका ध्येय रहता कि हमको जाना यहाँ है, लेकिन वहाँ नहीं जा पाते हैं, हट जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कि शुरू से आपने सोचा था कि हमें PCS IAS या यही चीज़ें बनना है? नहीं नहीं, मेरी स्ट्रेटजी इसमें बहुत क्लियर थी। मतलब कि चूंकि जय को भी काफ़ी कुछ नॉलेज था, तो उन्होंने मतलब मुझे हम लोग अभी जब तैयारी कर रहे थे तो तैयारी कर रहे थे, मैंने भी कुछ और विभाग में जाने का। अब चूंकि हमको एक बैग इस मीडिया लाइन में आना पड़ा, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इसमें आऊँगा। तो कुछ ऐसा ही होता है जीवन में, बदलाव हो जाता है जी। अब भगवान की जैसे मेरे साथ ऐसी दिक्कतें नहीं हुई, मतलब जो मैंने सोचा था, जिस हिसाब से सोचा था, मतलब वही होता गया। पहले मैंने क्लासेस कोचिंग करी, फिर कोचिंग के बाद फिर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करी। तो मेरे हिसाब से मतलब मेरी चीज़ मतलब बेसिकली फैमिली ने बहुत हेल्प किया मुझे। जो करना था उसके लिए उन्होंने पूरा टाइम दिया कि तुमको जितना टाइम लगता है करो, हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं है। कोई मैं कहूँ तो आपको इतना सारी सफलता मिली, इतना दिनों तक पढ़ाई किया, सबका माता पिता भाई भौजाई जो भी हैं, जीजा जी, सबका सहयोग रहा, लेकिन आप कितने बार रोई थी कि हमारा ऐसा लगा कभी फिल्म में कोई नहीं है, ऐसा कभी महसूस हुआ? सर कोई नहीं वाला तो नहीं, लेकिन हाँ डीमोटिवेशन कई बार हुआ, बहुत बार हुआ डीमोटिवेशन, क्योंकि आप कभी कभी होता है टूट जाना कि अब पढ़ाई छोड़ दें, हो नहीं रहा, एक बार दो बार तीसरा बार अटेम्प्ट हुआ, में आपका हुआ? जी सर, छोड़ने का तो कभी ऐसा नहीं ख्याल आया कि क्योंकि मेरे नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री थी, मैं छोड़ भी देती तो कहाँ जाती, वो वाली स्थिति थी। तो मुझे था कि करना ही करना है। लेकिन हाँ सर, डिमोटिवेशन ऑब्वियसली होता था, क्योंकि जब आप इतना पढ़ लो, इतना आपने अपना पूरा दे रखा हो, और जब आपका फाइनली नहीं होता है तो वो सिचुएशन बहुत गंदी होती है। और जिनका नहीं होता वो फाइनली अच्छे से समझ भी सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन हाँ ये होता है कि आप उसको बहुत ही कम रखिए। आपको लगता है कि आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, बिल्कुल निकालिए, आप बैठिए, रोइए, आपका जो मन करता है आप वो करिए उस पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन अगले दिन से फिर से जब आपने फेल हुआ था इसके पहले, तो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर गुस्सा उतारा था कि मेरा हुआ नहीं, ये कर लिया होता है ये चीज़ें? नहीं सर, ऐसा गुस्सा किसी, मुझे लगा मैंने एक्सेप्ट किया पहली बात तो उस चीज़ को कि नहीं मेरी में ही कुछ कमी होगी। और फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि कुछ सब्जेक्ट्स मेरे वीक हैं, तो फिर सर इस बार वाले मेंस में मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया, और सर उसमें फिर इस बार अच्छे नंबर आए होंगे। अब जाते जाते लास्ट चल रहा हूँ, लास्ट स्टेम पे चल रहा हूँ, कैसा सवाल आया था आप? जी सर, इंटरव्यू में जी इंटरव्यू में सवाल, जैसे सबसे पहले मैं गई तो 2 सवाल तो आपको जी फॉर्चुनेटली मतलब हुआ क्या कि मेरा सेम पैनल पड़ गया था। तो सर ने काफ़ी अच्छे से ग्रीट किया, मैंने उनको मतलब अच्छे से बात हुई। पहला क्वेश्चन था कि आपको SDM ही क्यों चाहिए, आपको और कोई पोस्ट क्यों नहीं चाहिए, और भी तो पोस्ट होती हैं, TO ले लीजिए और कोई ले लीजिए।
तो फिर उस पे मेरा आंसर था कि सर ऑब्वियसली आपको अगर आपकी अथॉरिटी आपके पास होती है तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था उनका। दूसरा, मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने चोल वंश के बारे में पूछा था, उनका एक्सपेंशन और उनका प्रेजेंट में क्या रेलेवेंस है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर था, उसके उन्होंने सोशल इम्पैक्ट पूछे थे, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो सोशल इम्पैक्ट पे था। वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चंस थे, और बीइंग अ वुमेन आप क्या करेंगी, बीइंग एन ऑफिसर, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस थे उनके। और इंटरव्यू अच्छा था, 20-25 मिनट का लगभग चला था। अब आप एसडीएम बन चुकी हैं कहा जाए तो, अब राजस्व का मामला आपके पास आएगा, क्योंकि देश में हर गांव मोहल्ले में राजस्व का मामला हमेशा चला जाता है, ज़मीन विवाद में। तो कभी क्या आप भी इस तरीके से देखा जाता है कि एंटी करप्शन टीम पकड़ लिया लेते हुए, ऐसा कभी नहीं ना आएगा मौका? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे ईमानदारी की सीख दे के गए हैं, और उसको मैं अपनी आखिरी नौकरी तक, आखिरी सांस तक उसको मैं जिंदा रखूंगी कि ईमानदारी नहीं हटनी चाहिए, और बस अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से करेंगे जी बिल्कुल। जो गरीब रहेगा उनके लिए क्या विशेष छूट रहेगा आपके लिए, अगर देखिए, आपके पास आता है कोई ऐसा गरीब, कुछ ऐसा दुखिया? देखिए, मैं गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट ही इसलिए किया है कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं जिनको मेरी ज़रूरत है। अगर मैं उस चीज़ को भूल करके और चीज़ों में लगूंगी तो शायद मैं कभी भी सक्सेसफुल ऑफिसर नहीं बन पाऊंगी। हो सकता है मेरे पास मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत सारी हों, लेकिन मैं जो एक सुकून होता है ना कि जब मैं अकेले बैठूँ तो मुझे लगे अच्छा आज मैंने इतने लोगों का अच्छा किया। अगर आप ज़्यादा ईमानदारी से करने लगेंगी, जो वहाँ के जो नेता, वहाँ के अधिकारी होते हैं, आपके ऊपर तमाम दबाव, अगर नहीं होगा तो आपको ट्रांसफ़र वगैरह भी करा देंगे, तो ऐसा होता है? सर देखिए, देखने को मिलता रहता है। जी बिल्कुल, लेकिन सर ईमानदारी हम नहीं छोड़ सकते ना, वो तो आपकी एक पहचान होती है। आप देखिए, इतने ऑफिसर्स हैं जो ईमानदारी के नाते ही आज इतने फेमस हुए हैं। बहुत तो सारे लोग हैं। जी बिल्कुल, तो आप कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत अच्छी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने समय दिया है, और इन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, अपने कार्य को निर्वहन करूंगा। फिलहाल हम निधि शुक्ला जी के पास थे, और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।